Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Language Policy of Class 10 Civics Chapter number 2. So last video में हमने हमारा सेक्शन शुरू किया था जो कि था हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. सो इसमें हमने ये शुरू किया था कि किस तरीके से इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है. तो हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होने का मतलब ये नहीं है कि फेडरलिज्म सक्सेसफुल हो पाएगा. फेडरलिज्म को सही से प्रैक्टिस करने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि हमारे देश में क्यों बहुत ज़्यादा अच्छे से फेडरलिज्म चल पा रहा है. उसका रीज़न है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है हमारे देश में, कि मतलब जो राजनीति है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से होती है. ठीक है, अब किस तरीके से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, किस तरीके से जो फेडरलिज्म है वो हो पा रहा है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो प्रोविजन है हमारे देश में, कि किस तरीके से हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाई हुई हैं, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है फेडरलिज्म को मजबूत करने में. अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे हमने अलग अलग रीजन्स को बांट दिया. इससे क्या हुआ, हर एक जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो अपने आप को एक एरिया से एसोसिएट कर पाते हैं. इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह अच्छे से हो पाता है और इसकी वजह से हमारे देश में एकता और ज़्यादा मजबूत हुई है. दूसरा जो रीज़न है जो कि हमारे देश में फेडरलिज्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो कि फेडरलिज्म को पॉसिबल बना रहा है, वो है लैंग्वेज पॉलिसी. सो श्रीलंका में हमने देखा था कि जो सिन्हलीज भाषा बोलने वाले लीडर्स हैं वो कोशिश कर रहे थे कि वो सिन्हलीज भाषा को तमिल स्पीकर्स पे एक तरीके से इम्पोज कर रहे थे, और इसकी वजह से तमिल स्पीकर्स जो हैं उन्होंने विरोध किया था कि सिन्हलीज भाषा को हम पे क्यों थोपा जा रहा है. अब इंडिया में इस तरीके से किसी एक भाषा को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, इंडिया में किसी एक भाषा को दूसरे लोगों पे थोपा नहीं जाता. तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है. द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी. जो दूसरी चीज़ है जो कि इंडिया में फेडरेशन को अच्छा बना रही है वो है लैंग्वेज पॉलिसी. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज. हमारे देश में 1000 तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है. ठीक है, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस डाइवर्सिटी को कंसिडर करते हुए किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता, क्योंकि हम किसी भी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा अगर देंगे तो दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों पर वो भाषा थोप दी जाएगी. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक भाषा को ये कह देंगे कि ये भाषा नेशनल लैंग्वेज है, इसका मतलब कि वो लोग जो हमारी उस नेशनल लैंग्वेज को नहीं बोलेंगे उन लोगों को भी उस नेशनल लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ेगा. जैसी सेम कंडीशन श्रीलंका में हो रही है वो कंडीशन हमारे देश में भी बन जाएगी अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे देता है. तो इसीलिए हमारे देश में किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है. तो शुरुआती दौर में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया था एज ऑफिशियल लैंग्वेज. नेशनल लैंग्वेज वो फिर भी नहीं थी, बट ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि ऑफिशियल कामों में सिर्फ हिंदी का इस्तेमाल किया जाएगा. बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ द इंडियंस. बट हिंदी जो है, हिंदी भाषा सिर्फ और सिर्फ लगभग 40% इंडियंस की मातृभाषा है. इसका मतलब 60% इंडियंस ऐसे हैं जो कि कोई और भाषा बोलते हैं. Therefore, there were many safeguards to protect other languages. तो इसीलिए जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया तो ये चीज़ को अगेन कंसिडर किया गया कि हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ 40% हैं, दूसरी भाषा बोलने वाले लोग 60% है, तो हमें दूसरी भाषाओं को भी प्रोटेक्ट करना होगा. सो बिसाइड्स हिंदी देयर आर 22 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सो हिंदी के अलावा 22 दूसरी लैंग्वेजेस हैं जिनको कि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है. मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी के साथ साथ 22 दूसरी ऐसी लैंग्वेजेस लिखी हैं जिनको बोला गया है कि ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज है. मतलब उनको भी एक तरीके से कंसिडरेशन मिली है कि हाँ ये भाषा हमारे देश में बोली जाती है और ये इंपॉर्टेंट है. A candidate in an examination conduct for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages. तो अगर किसी पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में बैठना है तो वो इन 22 लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी में, मतलब किन्हीं भी भाषाओं में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं उन भाषाओं में से किसी भी भाषा में वो एग्जाम दे सकता है. ठीक है, तो मतलब जो 22 लैंग्वेज है वो हिंदी को मिला के 22 लैंग्वेजेस हैं. सो इन टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जिसमें हिंदी भी है. राइट, हिंदी अलग से नहीं है, इन 22 लैंग्वेजेस का ही पार्ट है. सो बेसिकली हमारे देश में कोई भी पर्सन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम देना चाहता है तो वो उस एग्जाम में इन 22 भाषा में से किसी भी भाषा में, एक भाषा में एग्जाम दे सकता है. स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस. और इसी तरीके से जैसे सेंट्रल लेवल पे कुछ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इसी तरीके से ये
स्टेट्स की भी अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे मान लो अगर बंगाल है तो बंगाल में ज्यादातर लोग बंगाली बोलते हैं, वहां पे हिंदी इतनी नहीं बोली जाती, तो वहां की एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली होगी। तो इसी तरीके से हर एक स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। और ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि उस स्टेट में जो भी गवर्नमेंट का ज्यादातर काम होगा वो उस ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होगा। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindu. तो श्रीलंका में क्या हुआ था, उनकी जो भाषा है, जो सिन्हलीज है, उसको एकदम से थोपा जाने लग गया दूसरे लोगों के ऊपर। बट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में श्रीलंका की तरह स्टेप्स नहीं अपनाए गए। इंडिया में जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने बहुत ही सावधानी पूर्वक होके हिंदी को स्प्रेड करने की कोशिश की। मतलब हिंदी को थोपा नहीं, बट नॉर्मली कि हाँ हिंदी का यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या किया जा रहा था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंग्लिश यूज की जा रही थी, और इंग्लिश हमारे देश की भाषा नहीं है, और ज्यादातर लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी को अपनी भाषा समझ के इस तरीके से फैलाया जा रहा था कि एटलीस्ट इंग्लिश का यूज हम कम कर सके, क्योंकि वो दूसरों की भाषा है। इस तरीके से हिंदी का जो स्प्रेड है वो किया जा रहा था, बट अगेन थोपा नहीं जा रहा था। According to the Constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965. तो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि शुरुआती दौर में हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया था एज ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश को शुरुआती दौर में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला था। तो एक प्रोविजन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के एक प्रोविजन के हिसाब से इंग्लिश भाषा का यूज जो है वो 1965 तक बंद होना था, कि 1965 के बाद हम ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. बट जैसा कि हमने देखा कि हिंदी बोलने वाले लोग सिर्फ 40% है, ठीक है। तो बाकी जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं, ऐसे लोग जो कि हिंदी भाषा नहीं बोलते, उन्होंने ये डिमांड की कि इंग्लिश कंटिन्यू रहे, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हिंदी नहीं बोलते वो इंग्लिश में कंफर्टेबल हो चुके थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक रूल किया था, तो उन्होंने एक तरीके से पूरा इंग्लिश फैला दी थी इंडिया में। तो ज्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश से फेमिलियर हो गए थे। स्पेशली जो नॉन हिंदी स्पीकर्स है वो अपनी भाषा के साथ साथ इंग्लिश बोलते थे, हिंदी में वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। तो नॉन हिंदी स्पीकर्स ने क्या डिमांड किया कि इंग्लिश का यूज चलता रहना चाहिए। अब कुछ स्टेट्स थी वो जो कि बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर रही थी, बट कुछ ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया, जैसे कि तमिलनाडु में क्या हुआ, जो मूवमेंट है वो एक तरीके से वायलेंट हो गई। मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा दंगे भड़क गए, बहुत ज्यादा आक्रोश में आके लोग इस चीज का विरोध करने लग गए कि इंग्लिश को बंद मत करो, इंग्लिश को कंटिन्यू रखो। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। जब गवर्नमेंट ने देखा कि इतना ज्यादा विरोध हो रहा है इंग्लिश के बैन को लेकर, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ठीक है, इंग्लिश को बंद नहीं करेंगे, इंग्लिश 1965 के बाद भी चलती रहेगी हिंदी के साथ साथ, कि ऑफिशियल पर्पसेस में हिंदी का भी इस्तेमाल होगा, इंग्लिश का भी इस्तेमाल होगा। और अगर अभी आप देखोगे तो काफी सारे जो गवर्नमेंट के नोटिस वगैरह हैं वो दोनों भाषाओं में आते हैं, वो हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं। तो इसीलिए आते हैं ताकि जो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं वो भी उसको पढ़ सकें, और जो नॉन हिंदी स्पीकर्स है वो भी कंफर्टेबली उस चीज को पढ़ सकें। Many critics think that this solution favored the English speaking elite. अब जब ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है इंग्लिश को बंद नहीं किया जाएगा, तो बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं, मतलब जो एक तरीके से निंदा करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये चीज भी बोली कि इंग्लिश को चालू रखना कहीं ना कहीं इंग्लिश स्पीकिंग एलीट को फेवर कर रहा है। मतलब जो रिच लोग हैं, जो अपर क्लास है, जो कि ज्यादा पढ़ लिख चुकी है, जो कि सिर्फ इंग्लिश को फेवर कर रही है, तो ऐसे लोगों को फेवर किया जा रहा है इंग्लिश को सपोर्ट करके, इंग्लिश को अलाउ करके। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब भले इंग्लिश को गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था ऑफिशियल पर्पसेस के लिए 1965 के बाद भी, बट उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट है वो हिंदी को प्रमोट करती रही। जैसे अभी गवर्नमेंट ने नए क्रिमिनल लॉज जो है वो लागू किए हैं, और उसमें जो नए क्रिमिनल लॉज है उनका नाम हिंदी में रखा है। जैसे पहले जो आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड था, उसका नाम अब बदल के भारतीय न्याय संहिता हो गया है। इसी तरीके से जो सीआरपीसी के कोड है उसका नाम बना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने स्पेसिफिकली हिंदी का इस्तेमाल किया है कि जो नए लॉज आएंगे वो हिंदी में है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू कर रही है हिंदी को प्रमोट करने के लिए, कि हम कोशिश करें कि जितना हो सके हम हिंदी का इस्तेमाल करें।
और अपनी भाषा का इस्तेमाल करें। इंग्लिश को फिर भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेकंड दर्जे पे रख रही है। तो ऐसा क्यों है? रीजन सेम ही है, क्योंकि हिंदी अपनी भाषा है। हिंदी के अलावा दूसरी भाषाएं भी हो सकती हैं, बट दूसरी भाषाओं में क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया कि वाई हिंदी, वाई नॉट बांग्ला और तेलुगु? क्यों गवर्नमेंट हिंदी को ज्यादा प्रमोट कर रही है, किसी और इंडियन लैंग्वेज को ही क्यों नहीं? तो उसका रीजन ये है कि अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन का परसेंटेज देखोगे तो ऐसा है कि 40% हिंदी बोलने वाले लोग हैं और 60% नॉन हिंदी बोलने वाले लोग हैं। बट अगर आप इन 60% में देखोगे ना, तो बहुत सारी भाषाएं मिलकर 60% बना रही है। ठीक है, जैसे बांग्ला लगभग मान लो 8% है, ठीक है, और तेलुगु इसी तरीके से कुछ मान लो 2-3% है। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, स्पेसिफिक परसेंटेजेस नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई दूसरी भाषा है, मान लो गुजराती है, उसका कुछ परसेंटेज है, मान लो उसका 10% है। इसका मतलब जो नॉन हिंदी लैंग्वेजेस हैं वो अगर उनको इंडिविजुअली देखें तो उनका परसेंटेज बहुत कम है। सारी नॉन लैंग्वेज हिंदी मिला के 60% है। तो हिंदी अकेली ऐसी ऐसी भाषा है जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं। अकेली हिंदी को 40% लोग बोलते हैं, बट अगर आप इसको अलग अलग नॉन हिंदी भाषाओं से कंपेयर करोगे तो उनका परसेंटेज कम है। जैसे आप सिर्फ बांग्ला को देखोगे तो 8% बोलते हैं, सिर्फ तेलुगु को देखोगे तो सिर्फ 3% बोलते हैं, सिर्फ गुजराती को देखोगे तो सिर्फ 10% बोलते हैं। तो मतलब कि अगर इंडिविजुअल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं। तो अगर आप नॉर्मली इस चीज को समझोगे तो हाँ, कि हिंदी ऐसी लैंग्वेज है जो कि ज्यादातर लोग बोल रहे हैं। सो हिंदी अकेली ऐसी भाषा है जो कि ज्यादातर लोग बोलते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट का एक तरीके से ये कोशिश रहती है कि जो मैक्सिमम बोलने वाली भाषा है उसको प्रमोट किया जाए, जो कि अपनी भाषा है। अगर हिंदी की जगह मान लो कोई और लैंग्वेज ऐसी होती जो कि ज्यादा परसेंटेज लोग बोलते, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट फिर उस भाषा को प्रमोट करती। तो यहाँ पे लॉजिकली हिंदी ऐसी भाषा है जो कि परसेंटेज वाइज अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो हिंदी ज्यादा लोग बोलते हैं। तो बस मेन वही रीजन है। और इसके अलावा जो दूसरी भाषाएं हैं उनको भी इक्वल रिस्पेक्ट है। जैसे आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई एग्जाम देना चाहता है तो वो 22 में से किसी भी भाषा में दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी भाषाओं को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, रिस्पेक्ट मिल रही है, बट गवर्नमेंट का अपने एक तरीके से ये कोशिश रहती है कि हाँ, अपनी भाषा को प्रमोट किया जाए, हिंदी को प्रमोट किया जाए। ठीक है, इंग्लिश के बजाय। इसका कंपैरिजन सिर्फ इंग्लिश से है, हिंदी का जो कंपैरिजन है वो सिर्फ इंग्लिश से है। गवर्नमेंट हिंदी को इसलिए प्रमोट कर रही है ताकि इंग्लिश का यूज हम थोड़ा कम कर सकें, क्योंकि वो विदेशों की भाषा है। इसका कॉम्पिटिशन आप दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस से ना करें। और हिंदी ऐसी भाषा है जो कि नॉन हिंदी स्पीकर्स भी काफी ज्यादा बोलते हैं। मतलब अगर आप किसी देश के ऐसे कोने में जाओगे जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट तरफ भी जाओगे, तो वहां पे लोग अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भले ही जाने ना जाने। इसी तरीके से मतलब कि या फिर वो इंग्लिश भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं और अपनी भाषा भी जानते हैं। तो हिंदी ऐसी भाषा है जो कि नॉन हिंदी स्पीकर्स भी काफी ज्यादा बोलते हैं। तो अगर हमें देश को यूनाइट करना है, देश को एक तरीके से एकजुट करना है, तो उसमें कोई ना कोई एक कॉमन भाषा तो हमें चाहिए। तो वो कौन सी भाषा होगी? तो इसीलिए एक भाषा में ऐसी लगती है कि ठीक है, ज्यादातर लोग हिंदी बोल रहे हैं तो इसी को ले लेते हैं। इसी तरीके से हिंदी को गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है। Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on the states where people speak a different language. अब गवर्नमेंट हिंदी का प्रमोशन करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट नॉन हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेजेस पे हिंदी को इम्पोज कर सकती है। ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। मतलब अपनी तरफ से हिंदी को प्रमोट कर रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे भाषा बोलने वाले लोगों को जबरदस्ती बोले कि तुम हिंदी ही बोलो, हिंदी में ही काम करो। ऐसा नहीं कर सकती। आपको अपनी भाषा, जो भी भाषा यूज करनी है आप करो, बट गवर्नमेंट अपनी तरफ से हिंदी कर रही है क्योंकि ज्यादातर लोग उसे बोलते हैं, राइट? The flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in. तो हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो लीडर्स रहे शुरुआती दौर में, उन्होंने जब इंडिया आजाद हुआ तो सारी जो डाइवर्सिटी है उसको बहुत ज्यादा अच्छे से कंसीडर किया। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए, और जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए तो हर एक लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दी गई। इंडिया में कोई रिजिडिटी नहीं है कि आपको एक ही भाषा का इस्तेमाल करना है, दूसरी भाषा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। इस तरीके का कंपल्शन कहीं नहीं है, राइट? जो भाषाएं हैं, जो मेन 22 भाषाएं हैं, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं और जिनको की इक्वल रिस्पेक्ट मिली है। उन किसी भी भाषाओं को कोई भी जो गवर्नमेंट है वो अपना सकती है अपने लोगों के हिसाब से, अपनी रीजन के हिसाब से। और इस चीज की वजह से क्या हुआ है, हमारे देश में जो श्रीलंका जैसी कंडीशन है वो नहीं बनी है।
हम इस चीज़ को इंश्योर कर पाए हैं कि हमारे देश में सारी भाषाओं को रिस्पेक्ट मिले, सारे लोग कंफर्टेबली अपनी अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकें जिस भी भाषा में वो कंफर्टेबल हैं, और किसी को भी ये ना लगे कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। तो ये चीज़ जो है वो पॉसिबल हो पाई क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ज़्यादा बोलने वाली भाषा है, जो मेजर लैंग्वेजेस है 22 लैंग्वेज, उनको दर्जा दिया गया है, उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा मिला हुआ है।